नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी फैक्ट्री या ऑफिस में जब मालिक और कर्मचारी के बीच आप कह सकते हैं कि ठन जाती है, तो उसे सुलझाता कौन है? देखिए, भारत में इस सवाल का जवाब ना 70 साल से भी ज्यादा समय से एक ही कानून दे रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। और ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, ये तो समझिए कि औद्योगिक शांति का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए, आज इसे ही समझते हैं। जरा सोचिए, अगर देश की हर फैक्ट्री एक जंग का मैदान बन जाए, हर ऑफिस में टकराव हो, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, उत्पादन ठप हो जाएगा, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब ये सिर्फ कोई डरावना सपना नहीं है, बल्कि एक वक्त में भारत की हकीकत थी, और इसी हकीकत ने एक बहुत मजबूत कानून को जन्म दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, आजादी से पहले के भारत में। उस दौर में जब देश की फैक्ट्रियों में शांति नहीं बल्कि कह सकते हैं कि संघर्ष का धुआं उठता था। देखिए, ये कहानी ना कई दशकों में फैली हुई है। 1920 के दशक में मजदूरों ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। तो 1929 में एक कानून तो आया, लेकिन वो आवाज उठाने से ज्यादा आवाज दबाने वाला लगा। फिर बात थोड़ी आगे बढ़ी 1931 में, जब रॉयल कमीशन ने कहा कि भाई एक निष्पक्ष सिस्टम तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन असली मोड़ आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। उस वक्त उत्पादन बनाए रखना बहुत जरूरी था, तो विवादों का निपटारा अनिवार्य कर दिया गया। बस यहीं से एक स्थायी और मजबूत कानून की नींव पड़नी शुरू हो गई। और फिर आजादी के साथ ही इस औद्योगिक अशांति को शांत करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया, और वो था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947। ये कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं थे, बल्कि ये एक तरह का शांति समझौता था। अच्छा, इस कानून के लक्ष्य बिल्कुल साफ थे। सबसे पहला, उद्योगों में शांति और सद्भाव बनाए रखना, मतलब विवादों को पैदा होने से रोकना, और अगर हो भी जाए तो उन्हें सुलझाना। साथ ही ये मजदूरों को सुरक्षा देने वाली एक ढाल भी थी। और ये सब करने के लिए एक पूरा का पूरा कानूनी ढांचा तैयार किया गया, जिसमें लेबर कोर्ट से लेकर ट्रिब्यूनल तक शामिल थे। तो ठीक है, कानून तो बन गया, पर सवाल ये है कि ये लागू किस किस पर होता है? इस पूरी कहानी के मुख्य किरदार यानी की प्लेयर्स कौन है? चलिए अब ये जानते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम उद्योग या इंडस्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चिमनी से धुआं निकलती कोई बड़ी सी फैक्ट्री है ना। लेकिन ये कानून कहता है जरा रुकिए, इसकी नज़र में एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक सॉफ्टवेयर कंपनी या फिर एक बस सर्विस, ये सब के सब उद्योग हैं। शर्त बस 3 है: काम व्यवस्थित हो, मालिक कर्मचारी का रिश्ता हो और कोई सामान या सेवा दी जा रही हो। इस परिभाषा को लेकर जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी ना, उसे सुप्रीम कोर्ट ने 1978 के एक बहुत मशहूर केस में बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने बनाया एक ट्रिपल टेस्ट। पहला, क्या काम व्यवस्थित है? दूसरा, क्या मालिक कर्मचारी का रिश्ता है? और तीसरा, क्या कोई सामान या सेवा दी जा रही है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है, तो वो संस्था एक उद्योग है। और यही वजह है कि आज अस्पताल और यूनिवर्सिटी जैसी जगह भी इस कानून के दायरे में आती हैं। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम किरदार की, कर्मकार यानी वर्कमैन। अब ये कौन है? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति जो पैसों के बदले किसी भी तरह का मैनुअल, टेक्निकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड या ऑपरेशनल काम कर रहा है, वो कानून की नज़र में एक कर्मकार है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है, ये कानून हर किसी पर लागू नहीं होता। जो लोग मैनेजमेंट में हैं या सुपरवाइजर की भूमिका में हैं और एक तय वेतन से ज्यादा कमाते हैं, उन्हें कर्मकार नहीं माना जाता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि कानून का मकसद उन लोगों को सुरक्षा देना है जिनके पास मोल भाव करने की शक्ति यानी बार्गेनिंग पावर कम होती है, और इसी वजह से सेना और पुलिस भी इसके दायरे से बाहर हैं। तो अब सवाल ये है कि जब एक उद्योग में किसी कर्मकार का कोई विवाद होता है तो फिर क्या होता है? क्या मामला सीधे कोर्ट पहुंच जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कानून ने ना एक सीढ़ी जैसा एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाया है, जहां हर समस्या को एक एक करके सुलझाने की कोशिश की जाती है। और ये प्रक्रिया बहुत ही समझदारी से बनाई गई है। देखिए, पहला कदम हमेशा होता है आंतरिक समाधान, मतलब कंपनी के अंदर ही अपनी समिति के जरिए मामला सुलझाना। अगर वहां बात नहीं बनती तो दूसरा कदम है सुलह का। इसमें एक सरकारी अधिकारी मध्यस्थ बनकर समझौता कराने की कोशिश करता है। और जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब जाकर आता है तीसरा और आखिरी पड़ाव,
लेबर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का दरवाजा खटखटाना। अब इस पूरे सिस्टम में अलग अलग लेवल पर अलग अलग बॉडीज हैं। जैसे अगर कंपनी बड़ी है, मान लीजिए 100 से ज्यादा लोग हैं, तो रोजमर्रा के अच्छे संबंधों के लिए एक वर्क्स कमेटी होती है। किसी एक व्यक्ति की निजी शिकायत है तो 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर जगह एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी यानी जीआरसी होनी जरूरी है। और जब मामले गंभीर हो जाते हैं, जैसे किसी को नौकरी से निकाल दिया, तब मामला जाता है लेबर कोर्ट में। और हाँ, अगर कोई ऐसा मुद्दा है जिसका असर पूरे देश पर पड़ता है, तो उसके लिए है सबसे बड़ी बॉडी, नेशनल ट्रिब्यूनल। अच्छा, अब बात करते हैं उन मुश्किल हालात की, जब किसी कर्मचारी के सिर पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगता है, जैसे ले ऑफ, छटनी या फिर कंपनी का बंद होना। ये कानून ऐसे कठिन समय में मजदूरों को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उनके लिए कुछ बहुत जरूरी नियम और सुरक्षा कवच बनाता है। देखिए, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर, ये 3 शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन कानून की नज़र में इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ले ऑफ का सीधा मतलब है कुछ समय के लिए काम नहीं है, पर नौकरी अभी भी है। छंटनी यानी रिट्रेंचमेंट का मतलब है अब आपकी जरूरत नहीं है, मतलब नौकरी का स्थायी अंत। और बंदी या क्लोजर का मतलब तो साफ है कि कंपनी या वो यूनिट ही बंद हो रही है। तो सवाल ये है कि ले ऑफ के दौरान क्या होता है जब कंपनी काम नहीं दे पा रही? क्या कर्मचारी को खाली हाथ घर बैठना पड़ता है? नहीं, कानून यहाँ एक वित्तीय सुरक्षा जाल, एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट देता है। और वो सेफ्टी नेट कितना है? ये संख्या याद रखने वाली है, 50%। एक कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 50% मुआवजे के तौर पर पाने का हकदार होता है। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा सहारा है। अब बात करते हैं छटनी की, यानी जब नौकरी से स्थायी तौर पर निकाला जाता है। यहाँ कानून और भी मजबूत ढाल बनकर खड़ा होता है। कंपनी को 3 शर्तें पूरी करनी ही पड़ती हैं। पहली, 1 महीने का नोटिस देना होगा या फिर नोटिस के बदले 1 महीने की सैलरी। दूसरी, नौकरी के हर पूरे साल के लिए 15 दिन की औसत सैलरी के बराबर मुआवजा देना होगा। और तीसरी, लास्ट कम फर्स्ट गो का नियम मानना होगा, मतलब जो आखिर में आया वो पहले जाएगा। ये इसलिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन जानते हैं, ये कानून ये भी समझता है कि एक छोटी दुकान और एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की जिम्मेदारियां एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए बड़ी कंपनियों के लिए नियम और भी ज्यादा सख्त हैं। और वो सीमा क्या है? 100 कर्मचारी? जी हाँ, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में 100 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, तो वो सरकार की इजाजत के बिना न तो किसी को ले ऑफ पर भेज सकती है, न छटनी कर सकती है, और ना ही अपनी कंपनी बंद कर सकती है। ये मजदूरों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। अब देखिए, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो एक बार बन गया और बस। नहीं, समय के साथ इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं ताकि ये आज के दौर में भी प्रासंगिक बना रहे। इस कानून का विकास खुद एक कहानी कहता है। जैसे 1956 में ले ऑफ और छटनी के मुआवजे को इसमें औपचारिक रूप से जोड़ा गया। फिर 1971 में वो नियम आया जिसने बड़ी कंपनियों के लिए बंदी से पहले सरकारी इजाजत को अनिवार्य कर दिया। और हाल ही में 2010 में ये तय किया गया कि 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली हर जगह पर एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी होगी। ये सब दिखाता है कि कानून कैसे समय के साथ साथ विकसित हुआ है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहला, ये कानून उद्योग और कर्मकार को साफ साफ परिभाषित करता है। दूसरा, ये विवादों को शांति से सुलझाने के लिए एक पूरा सिस्टम देता है। तीसरा, ये ले ऑफ और छटनी जैसे मुश्किल समय में मजदूरों को सुरक्षा और मुआवजा देता है। चौथा, ये मालिक और कर्मचारी के अधिकारों के बीच एक संतुलन बनाता है। और पांचवा, ये बड़ी कंपनियों पर सरकार की निगरानी पक्की करता है। लेकिन अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आज का दौर गिग वर्क का है, ऑटोमेशन का है, काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। तो ऐसे में क्या ये लगभग 78 साल पुराना कानून आज भी उतना ही कारगर है, या फिर इसे एक बिल्कुल नए अवतार की जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।